Hi, welcome back to the Baswez Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, share the link, and don't forget to press the bell icon. हमने ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिसीज के ऊपर कुछ बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। अगर वो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखे तो उन पूरे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियोस जो बायोलॉजी से रिलेटेड है अगर बनाकर अपलोड किए हुए, अगर आपने उन वीडियोस को भी अगर नहीं देखे तो उन पूरे वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बॉटम में पूरे लिंक्स है, आप पूरे वीडियोस देखिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ह्यूमन फैटल इलनेस के बारे में, जिसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ डिसीज कॉल्ड एज द एड्स। सो व्हाट इज एड्स? एड्स इज नथिंग बट द acquired immunodeficiency syndrome. This is a acquired immunodeficiency syndrome. Okay. Now, अब यहां पर हम देखेंगे acquired यानी ये होती है वायरस के आने के बाद, मीनिंग यानी इम्यूनोडिफिशियंसी, ये वायरस ऐसा है जिसके आने के बाद उस इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो जाता है। डिफिशिएंट मतलब इम्यून सिस्टम ही कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से द पर्सन शो द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स सब एक साथ दिखते हैं, उसे कहते हैं सिंड्रोम। और ये जिसको होता है वो है फैटल इलनेस। मतलब ये वायरस अगर बॉडी में एंटर हो गया, डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू डाई। ये इसलिए इसको फैटल इलनेस का है। ये कॉज करने वाला जो वायरस है, उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऐसा वायरस जो इंसान के इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट कर देता है। ओके, ये वायरस बिलोंग करता है कैटेगरी को, फैमिली को, दैट इज रेट्रोवायरिडी फैमिली। इसलिए इस वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये खास इसकी एबिलिटी की वजह से ये वायरस काफी पावरफुल है। देन ये वायरस करता क्या है? जनरली जैसी बॉडी में वायरस एंटर करता है, ये वायरस वीक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इट वीकन्स द इम्यून सिस्टम। इसका टारगेट क्या है? इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में जैसे कि आप यहां देखेंगे, ये है WBC, दीज आर द WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पेशली T4 सेल्स, जिसे CD4 सेल कहा जाता है। जैसे ही वायरस एंटर करता है, वायरस एंटर करने के बाद ये सबसे पहले टारगेट करता है इन सेल्स को। क्यों? यही सेल क्यों? क्योंकि ये सेल इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का मैसेज रिले करते हैं, इसलिए ये इनको मारता है। देखते देखते जो तो ये ड्यूरेशन जैसे जैसे गुजरता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर ये WBC का ये यानी ये फाइटर सेल कम होते जाते हैं एंड लोड ऑफ वायरस बढ़ते जाता है, यानी इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। दैट कंडीशन जहां पर इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाती है, द पेशेंट और द इंडिविजुअल इट बिकम्स वल्नरेबल टू द लाइफ। बिल्कुल इतना कमजोर कर देता है कि कोई भी उसको बड़े आसानी से अटैक करेगा। वल्नरेबल मतलब कोई भी एनी नॉर्मल पैथोजन कैन कम एंड अटैक टू दैट इंडिविजुअल, जिसकी वजह से द पेशेंट और द इंडिविजुअल जिसके अंदर ये HIV वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट बिकम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस दैट मे फेस टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका, एक तलाश, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े आसानी से उसको इन्फेक्शन का, पहले ये इसका डिफेंस सिस्टम उस वायरस या उस फंगस या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने नहीं देता था, आया तो उसको इन्फेक्शन करने नहीं देता था। लेकिन अब उसको अपॉर्चुनिटी है, वो इन्फेक्शन कर सकता है। दैट कंडीशन इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सेकेंडली, वो जिसके अंदर HIV इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो दैट सफर्स फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी यहां पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हुआ कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाले नर्व्स। ओके, इस पर भी हमारा वीडियो बना हुआ, आप देख लीजिए। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ब्रेन और उनसे निकलने वाले नर्व जो पूरे बॉडी में स्प्रेड है और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल रहे, ये सब
काम करने में इनके इफेक्ट आना शुरू होता है, उसे का डिसऑर्डर। देन द पर्सन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द अनयूजुअल मैलिग्नेंसीज। अनयूजुअल मैलिग्नेंसी में क्या है, यहाँ पर अजीब व गरीब उसको कैंसर के वहां पर होना शुरू होते हैं, अलग अलग कैंसर भी उसको अनयूजुअल कैंसर देखने में मिलते हैं हमको ऐसे इंडिविजुअल के अंदर। देन द एड्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मॉडर्न पेंडेमिक। अब पेंडेमिक ये वर्ड जो आया है, एक ऐसा डिसीज जिसका ब्रेकडाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ, हर वर्ल्ड के कॉर्नर में ये स्प्रेड हो गया और इतना स्प्रेड हुआ कि यहाँ पर कि वहां का वो डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलपिंग कंट्री हो या वो हर इंडिविजुअल में, ये हर कॉर्नर में हमको ये डिसीज या वो ये इन्फेक्शन दिखता है, तब उसे हम कहते हैं पैंडेमिक। जैसे कि आज हम सब फेस कर रहे नोवेल कोरोना वायरस इज नाउ द पेंडेमिक, ये हर वर्ल्ड के कॉर्नर में वो स्प्रेड हो गया, उसका आउटब्रेक हो गया, तो इसीलिए इसको मॉडर्न पेंडेमिक कहा जाता है, क्योंकि ये उन कंट्रीज में भी, इंडरलास्ट कंट्रीज में भी पाया गया और उन कंट्रीज में जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को फेस कर रहे हैं उनमें भी ये पाया गया। सो दिस इज अ पेंडेमिक। नाउ अब एड्स का फर्स्ट वाज नोटिस्ड इन द यूएसए इन द ईयर 1981, लेकिन इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम उठाकर देखेंगे तो फर्स्ट केसेस वाज ऑब्जर्व्ड इन अफ्रीका, कांगो के अंदर, जहां पर सीमियन मंकी यानी जो एचआईवी था वो वही वायरस उसके अंदर पाया, ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर पाया जाता था, सीमियन मंकी के अंदर होता था, उसे एसआईवी कहते थे। वो सीमियन मंकी से गॉड नोज हाउ बट वो ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ और वही वायरस सीमियन मंकी के अंदर कुछ इंफेक्शन नहीं करता था या उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वही वायरस अब एचआईवी यानी ह्यूमन में जब एंटर किया तो वो उसके इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करने लगा, इसलिए उसका नाम एचआईवी रखा गया और फिर वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होते 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 तो यहाँ पर यूएसए के अंदर 1981 में फर्स्ट केस को डिस्कवर किया गया। देन इन इंडिया दैट अप्रैल 1986 में तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये केस सेक्स वर्कर्स के अंदर डिस्कवर किया गया। 6 सेक्स वर्कर के सैंपल्स को जब लेबोरेटरी में भेजा गया, जहां पर डॉक्टर सुनीति सोलोमन एंड उसकी जो स्टूडेंट थी निर्मला, इन दोनों ने इंडिया के अंदर पहला एड्स के पेशेंट को डायग्नोस किया गया है, डिटेक्ट किया गया है। सो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द एचआईवी वायरस, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ये एचआईवी जो वायरस बॉडी में एंटर कर रहा है होता कैसा है। द साइज अगर हम देखते हैं, द साइज इट वेरीज फ्रॉम 100 टू 140 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये देखिए डायमीटर यहां से यहां तक का इसका इतना डिस्टेंस है। तो ये नैनोमीटर डायमीटर में ये मेजरमेंट जो यूज किया जा रहा है ये है कैसा, जस्ट सी लुक मेजरमेंट में कन्वर्जन। जैसे कि आप यूज करते हैं स्केल, स्केल में आप देखते हैं तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 1 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड द 1 सेंटीमीटर, जस्ट दिस इज द 1 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटे छोटे यहां पर 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, यानी यहां से तो यहां तक ये एक डिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं 1 मिलीमीटर। अब इतने ये दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं 1 मिलीमीटर। ओके, इन दोनों यानी ये और ये 1 मिलीमीटर, अगर इस 1 मिलीमीटर को अगर इक्वली इक्वली अगर उसके 1000 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 1000 देखो यहां से यहां तक 100 पार्ट, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 पार्ट जब इक्वल करते हैं तब इतने डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक के ये डिस्टेंस को 1 मिलीमीटर का, और ये एक पार्ट को सिंगल वन पार्ट इज कॉल्ड द माइक्रोमीटर। अगर एक माइक्रोमीटर को फिर से अगर 1000 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो द वन पार्ट इज कॉल्ड द नैनोमीटर, दिस इज द नैनोमीटर। और इसको अगर फर्दर अगर और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन इट इज कॉल्ड द 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये यूनिट से मेजरमेंट के, जहां पर जितना हम माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर मेजरमेंट को यूज किया जाता है। द शेप ऑफ दिस वायरस इज स्पेरिकल, आपके सामने स्क्रीन पर क्लियरली आपको दिख रहा है स्पेरिकल होता है। बट इंटरेस्टिंग जो पार्ट हम देख रहे हैं जो इसका सेंट्रल कोर और इसका बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेंट्रली इट इज हैविंग द 2 RNAs, यहां पे सिंगल स्ट्रैंड, ये देखिए यहां पर एस शेप जो दिख रहा है, दिस इज द 1 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, दिस इज द 1 एंड दिस इज द सेकेंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, 2 पाए जाते हैं। प्लस उसके साथ ही वहां पर एक एंजाइम भी होता है
जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये सबसे बड़ा यहां पर इसके पास एक तरह का एमिनेशन है जो इसको खतरनाक बनाता है, फैटल बनाता है। यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। प्लस इसके अलावा और एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीज एंजाइम्स है और इंटीग्रेज एंजाइम। ये एंजाइम जब उसके मल्टीप्लिकेशन करने का काम होता है, पार्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम होता है, ये एंजाइम वहां पर काम करेंगे। ठीक है, ये होगा सेंट्रली, याद रखना आपको यहाँ पर डबल दो सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स भी रहेंगे। देन आउटर, अब ये सेंटर हुआ, सेंटर से बाहर निकलने के बाद ये वाला, बाहर वाला ये वाला और दिस वाला। द आउटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ द टू प्रोटीन कवरिंग, दो प्रोटीन कवरिंग है। आउटर इज कॉल्ड द मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस वन इज द मैट्रिक्स प्रोटीन, ये वाला। ये मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर जो एंटीजन होता है P17 वाला रहेगा, याद रखिए पर P17 और अंदर जो रहेगा यहाँ पर कैप लाइक कवरिंग होती है, ये आरएनए के ऊपर कैप लाइक होता है, इसलिए से कैप्सिड प्रोटीन जो कि P24 हो, ये एक एंटीजन है, ये भी एंटीजन है, ये भी एंटीजन है। देन इसके अलावा इसके ऊपर, यानी ये जो मैट्रिक्स और कैप्सिड का प्रोटीन है, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है, दैट इज अ लिपिड, एक एडिशनल लेयर है, दिस वन इज द लिपिड, एडिशनल है ये वाली, जस्ट सी दिस इज द लिपिड कोट एडिशनल, ये दोनों मिलाकर। ये लिपिड कोट में आप देखेंगे कि कुछ चीजें लगाई गई, जैसे कि कोई चीज, जैसे कि कोई रिंग में एक मोती या हीरा जड़ाया जाता, वैसे यहां पर कुछ चीजें जड़ाई गई जिसे कहते हैं इम्प्रेग्नेंटेड, अंदर बिठाया गया। क्या बिठाया गया? ग्लाइकोप्रोटीन को वहां बिठाया गया, दिस आर द ग्लाइकोप्रोटीन। आप देखिए ये है ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन ये है, यहां से लेकर यहां तक एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये ऊपर जो हेड वाला दिख रहा है ये है सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो दो ग्लाइकोप्रोटीन का रखा गया, हेड वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो है 120 एंटीजन, और दूसरा जो नीचे वाला है अंदर है जो डीप रखा गया वो होता है 41 ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ 41 एंड 120 है, ये भी एक एंटीजन है और ये भी एक एंटीजन। देन वायरस की खास बात यह है कि ये जो वायरस है ये एंटर जब करता है बॉडी के अंदर तो अंदर रिप्लिकेट करता है। सी दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का वर्ड मीनिंग होता है द फॉर्म द एग्जैक्ट कॉपीज। ये वायरस अपने कॉपीज बनाना शुरू करता है, एग्जैक्ट कॉपीज। और ये कॉपीज कहां बनाता है? इसका टारगेट होता है एक सेल, एक ऐसी सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है जिसका नाम है T4 लिम्फोसाइट। ये सेल है T4 लिम्फोसाइट जिसको CD4 सेल कह रहे हैं हम। ओके, ये CD4 सेल है तो भी क्या, ये CD4 सेल एक ऐसी सेल है जो एक टाइप ऑफ WBC है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में सेल मेडिएट का काम करती है। T4 सेल एक ऐसे सेल है जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, कहीं से भी एंटर करेगा, कैसा भी एंटर करेगा, जैसी बॉडी में एंटर करता है तो ये T4 सेल एक सिग्नल जनरेट करते हैं जिसके वजह से अंदर के किलिंग सेल्स या एंटीजन एंटीबॉडी बनाने वाले सेल को एक मैसेज जाता है कि फॉरेन बॉडी एंटर कर ली। वो मैसेज और सिग्नल देने वाले ये सेल्स है तो ये उन पर ही हमला करता है, उनके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यहां पर ये वायरस की एक खास एबिलिटी होती है कि अंदर जाने के बाद अपने कॉपीज पार्ट्स बनाता है, पार्ट्स बनाने के बाद उनको जोड़कर असेंबल करता है, और बाद में वो WBC जिसके अंदर यानी T4 सेल जिसके अंदर इसने अपने कॉपीज बनाया, कॉपीज बनाकर ये बाहर निकलता, कई कॉपीज तैयार हो जाते और निकलने के बाद वही जगह को मार खत्म कर देता जहां पर एक काम किया। यानी एक तो WBC में घुसा, अंदर घुसने के बाद अपने कॉपीज को तैयार किया, कॉपीज तैयार करने के बाद काम खत्म होने के बाद उसको खत्म कर देता, ये खास इसकी एबिलिटी थी। देन अब HIV ये जो वायरस है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी को ट्रांसमिट होता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड सोर्सेस कौन से है, कहां से ये वायरस आएगा? चलिए, द नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमको HIV मिलेगा, वो है पहला है द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी ब्लड सैंपल, ब्लड उसका किसी भी तरीके से अगर इन्फेक्टेड से हेल्दी को पहुंच गया तो वायरस डेफिनेटली पहुंचेगा। दूसरा है द सेमन ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन। अब सेमन किसे कहते हैं? सेमन इज नथिंग बट द वन ऑफ द फ्लूइड इजैकुलेटेड
फ्रॉम द इरेक्टेड पेनिस अंडर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। एक फ्लूइड जो कि एक इजैकुलेशन में 3 से 4 ml रिलीज किया जाता। इस सेमन में कुछ चीजें बनती है, कुछ चीजें मिलकर बनता है। पहला होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कि 60%, देन सेमानल फ्लूइड 60%, प्रोस्टेटिक फ्लूइड 30% और उसके अंदर बचे हुए 10% स्पर्म्स होते हैं। ये तीनों को मिलकर यहां बनता है सेमन। ओके, 60% सेमानल फ्लूइड, 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड 10% स्पर्म्स। ये यहां पर बन गया, इसे कहते हैं सेमन। देन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आप देखते हैं कि सेरिब्रम से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक अंदर की जो कैविटी और न्यूरल कैनाल होता है उसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड को सिक्रीट करने वाले कोराइड प्लेक्सस सेल्स है, देन एपेंडिमल सेल, देन पाया मैटर के कुछ सिक्रीशन किया जाता है। तो ये आप प्रीवियस वीडियो में, हमारे नर्व सिस्टम के वीडियो में आप देख लिए, वहां पर आपको क्लियर ये बता जाए, डिटेल आपको मिल जाएंगे। ये हो गया सोर्सेस ऑफ अ ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। देन कुछ ऐसे भी है जिसके अंदर ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस इज लेस, जैसे कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के टीयर्स, ओके, टीयर्स ऑफ दैट इन्फेक्टेड पर्सन। देन द ब्रेस्ट मिल्क, अब अगर वो इन्फेक्टेड मदर है, अगर इफ शी इज हैविंग द बेबी, अगर उसको फीड करती है तो वो इट कैन ट्रांसमिट lesser concentration में to that baby. Then urine of infected person, then the salivary secretion of infected person, then cervical secretion। cervix एक ऐसी ओपनिंग है जहां पर यूटेरस और वजाना दोनों के बीच की एक ओपनिंग है जहां से सिक्रीशन किया जाता है, उसे कहते हैं सर्वाइकल सिक्रीशन एंड द वजाइनल सिक्रीशन। ये है ऐसे जहां से सोर्सेस जिसमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में HIV का वायरस प्रेजेंट रहेगा। देन द ट्रांसमिशन, ये एक इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसमिट कैसा होता है। अब तो हमको सोर्सेस पता चल गए, अब हमको देखना है कि ट्रांसमिट कब हो सकता है। पहला है ड्यू टू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में देखा गया कि डिफरेंट हैबिट ऑफ द सेक्सुअल, हैविंग द ओरल सेक्स, हैविंग द वजाइनल सेक्स और हैविंग द एनल सेक्स। सो ये एनी वन ऑफ दिस सोर्स, ये कोई भी हो सकता है। अगर अनसेफ, अनसेफ मींस if one is the healthy partner and second is the infected person, if no barrier or if they are having the intimate relation, तो definitely infected से वो वायरस उस healthy person को ट्रांसमिट होगा। दूसरा है थ्रू द ब्लड, अगर एक infected person का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को, इन्फेक्टेड का हेल्दी को, अगर वहां पर पता नहीं वो वायरस उसके अंदर है, तो डेफिनेटली वो हेल्दी को वायरस ट्रांसमिट होगा। या फिर निडल्स, अगर सिरिंजेस या निडल्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सुई या इंजेक्शंस, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन ने पहले यूज करा हुआ था, वो ड्रग एडिक्शन के प्रोसेस में हो या उसको कोई मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे थे, तब अगर किसी हेल्दी ने सेम सिरिंज या सेम इंजेक्शन जिस पर ब्लड ड्रॉपलेट्स लगे हैं, तो डेफिनेटली वो उस हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट करेगा। देन नेक्स्ट थर्ड इज अ वायरस में बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मदर टू द चाइल्ड, जिसे ट्रांसप्लासेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी मां से बच्चे को। अभी दो पोजीशन या दो ये पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और दूसरा है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मां से बेबी का जो प्लासेंटल कनेक्शन होता है जिसमें ब्लड का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किया जाता है, तो उसी में अगर मदर के ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन अगर बच्चे को हुआ तो वो HIV पार्टिकल्स इसको पहुंचेंगे, तो जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ वो HIV पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, अगर आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द नर्सिंग पीरियड यानी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर मदर इन्फेक्टेड होती है, तो उसके उस ब्रेस्ट फीडिंग में उस ब्रेस्ट मिल्क से उस बच्चे को वायरस ट्रांसमिट होने का चांस होता है, इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इनके अलावा भी दूसरे ऐसे चांस है जिसमें एक्सीडेंटल या अननोन पर्सन का कुछ हमको सैंपल मिल रहा है या ऑर्गन मिल रहा है, सेमन मिल रहा है, तब भी वायरस ट्रांसमिशन होता है, इसे हम कहते हैं अदर मोड में। ये लेकिन इसके चांसेस कम, रेयर केसेस होते हैं, ये एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जिसमें पहला है एक्सीडेंटल नीडल इंजरी, यानी अगर किसी की ऑलरेडी वो ब्लड से इन्फेक्टेड नीडल थी और वही नीडल आपको चुभ गई या लग गई, गलती से लग गई, एक्सीडेंटल लग गई, तो अगर उस पे वायरस था तो ट्रांसमिशन का चांस है, अगर नहीं था तो नो डाउट
नहीं होने वाला है। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग डिमांड टू द प्रेगनेंसी या डेवलप हैविंग द चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी, अगर इफ फीमेल या उसका पार्टनर में अगर वहां पर फर्टिलिटी के कुछ इश्यूज है तो दे हैव टू टेक द स्पर्म फ्रॉम द और द सेमन फ्रॉम द डोनेटेड फ्रॉम एनी पर्सन। अगर कोई सेमन को डोनेट कर रहा है, अगर वो डोनेटेड सेमन को इंजेक्ट किया जा रहा है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जेनिटल ऑर्गन, अगर वो स्पर्म या वो सेमन अगर इन्फेक्टेड पर्सन का है तो डेफिनेटली द वायरस इज गोइंग टू ट्रांसफर इन दिस हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी फीमेल। ये एक्सीडेंटल हो सकता है अगर चेक नहीं, स्क्रीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांट, क्योंकि मेडिकल साइंसेस काफी एडवांस डेवलप हो चुकी है तो कई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड का ऑर्गन हेल्दी को ट्रांसमिट हो गया तो उसके साथ वो वायरस भी ट्रांसमिट होने का चांस है। देन अदर जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके कि जैसे कि जिसमें बहुत रेयर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यूरिन है, टीयर्स है, देन सलाइवल है, ब्रेस्ट सिक्रीशन है, ब्रेस्ट मिल्क है, वजाइनल सिक्रीशन है। लेकिन इसमें वायरस होता है नो डाउट, लेकिन ये डायरेक्टली एक हेल्दी पर्सन में एंटर तब तक नहीं करेगा जब तक कि वहां पर कोई उसकी इंजरी है और उस इंजरी से एंटर करेंगे या बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट उसके इंजरी से होता है, तब तक ये सोर्सेस से वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसे हम साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी कह सकते हैं कि एचआईवी कैसा पहचानेंगे। यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस है जिसको यहाँ ब्रॉडली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज डिवाइडेड इनटू द 4 या कैटेगराइज्ड इनटू द 4 कैटेगरीज। नंबर 1, जिसमें इनिशियल इन्फेक्शन जब होता है तो वायरस के अंदर आते ही बॉडी में, देखो वायरस आते ही डायरेक्ट हमला नहीं होता है, वायरस आते ही बॉडी के अंदर फौरी जो तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता, ये पहला स्टेज है वायरस के अंदर एंटर करने के बाद। और ये ऑलमोस्ट 2 से 8 हफ्ते तक यानी 2 महीने तक इन्फेक्शन ये चल सकता है। ये है इनिशियल स्टेज। वायरस के एंटर होने के बाद से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता और ये पूरा ये जो चलता रहेगा 2 वीक्स टू किसी में 3 वीक्स, किसी में 4 वीक, किसी में 7 वीक, किसी में 8 वीक, उसके इम्यून सिस्टम के हिसाब से ये डिपेंड करता है डेज। जैसे ये पीरियड हो जाता उसके बाद स्टार्ट होता असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज। इसमें भी कोई साइंस हमको नहीं देखने को मिलते कि इसको डिसीज हो गया बोल के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, कोई साइंस हमको नहीं दिखते। ये है उस वायरस के इंक्यूबेशन का पीरियड। एक्चुअली देखो वायरस ये पहला जो था एक विंडो पीरियड था, उसके बाद वायरस क्या होता है, वायरस स्टार्ट्स टू इंक्रीज द लोड, उसके नंबर ऑफ को बढ़ाना। देखो ऐसा बढ़ते 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 एक बार, और साथ ही साथ ये पीरियड में यहां पर हम देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज भी बन रहे थे, लेकिन एक ड्यूरेशन ऐसा होता है कि जैसी T4 सेल का नंबर कम होता था एंटीबॉडीज का लेवल कम होना शुरू होता, और यहां पर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओनली द वायरस लोडिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो ड्यूरेशन है जहां पर असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेज, दिखने को वो हेल्दी दिखता है, असिम्टोमेटिक होता है, लेकिन उसके अंदर वायरस है, ये होता है कैरियर। अगर ऐसे इंडिविजुअल का ट्रांसमिशन जो हमने देखे, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, या फिर जो भी सोर्सेस है, अगर ये पर्सन का अगर हो गया किसी हेल्दी से कांटेक्ट, तो ये यही एक सोर्स है जो कि ट्रांसमिट करता है वायरस को। ये जो ड्यूरेशन है ये किसी में 6 महीने से लेकर 10 साल तक भी हो सकता है। क्यों इतना? 6 मंथ, अगर उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीकन था तो ये बड़े जल्दी से उसको कवर कर लेता, खत्म करता है। अगर यहाँ पर उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग था या वो मेडिकेशन पे था या ऑलरेडी उसने बहुत सारे वैक्सीन लिए हुए थे, तो डेफिनेटली वो फाइटिंग करते 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 मल्टीप्लीकेशन का पीरियड 10 साल तक भी जा सकता है। Then the third category of manifestation is the AIDS related complex condition, जिसके अंदर यहां पर क्लिनिकल साइंस हमको दिखना शुरू होते हैं। कुछ सिम्टम्स आप दिख रहे हैं तो कि किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4 से ज्यादा। पहला सिम्टम्स यहां जो दिखता है जो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, हो सकता है किसी और बीमारी का भी हो, बट एक साइन है, एक निशानी है कि हाँ कुछ अलर्ट, यानी जिसे हम कहते हैं अलार्मिंग सिग्नल्स।
तो यहां पर पहला होता है रिकरेंट फीवर फॉर अ लॉन्गर देन 1 मंथ। अब यहां पर क्या होता है कि उस पेशेंट को कोई पैथोजन का सिम्टम्स कोई, यानी जैसे कि मलेरिया क्या है या कोई और फिलारियसिस कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बॉडी में रिपीटेडली कुछ एपिसोड्स ऑफ फीवर दिखना शुरू होते हैं, यानी कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं है फिर भी उसको फीवर आ रहा है, ये एक अलार्मिंग सिग्नल है। दूसरा फटीगनेस, ये तो बहुत कॉमन बहुत सारे डिसीजेज में भी है कि थोड़ा बहुत काम कर कर थक जाना, एक्सट्रीम लेवल तक थक जाना, उसे कहते हैं फटीग। अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, अब यहां पर डायरिया क्या है, जैसे कि वाटर स्टूल बॉडी से बाहर निकलना, वाटर का लॉस होना, डिहाइड्रेटेड कंडीशन होना। तो यहां पर उस इंडिविजुअल के अंदर कोई रीजन समझ में नहीं आता कि इसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसको फूड का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूस डायरिया। नेक्स्ट है द पेशेंट में सफर फ्रॉम द नाइट स्वेट्स, रात के वक्त में उसको पसीने छूटना शुरू होते हैं, और ये दूसरे बीमारी में भी सिम्टम्स होते हैं बट इसमें भी है। बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसको इनहेल और एक्सहेल में प्रॉब्लम होना शुरू होती है, ब्रीदिंग का इश्यूज आना शुरू होते हैं। देन द पर्सन सफर्स फ्रॉम अ लॉस ऑफ वेट, देखो ये एक पेशेंट है जिसका ये प्रीवियस कुछ फोटो है और उसके इन्फेक्टेड होने के बाद की उसकी कंडीशन देखिए कैसा, ये पर्सन HIV पॉजिटिव है, इसका वेट लॉस हुआ है, मोर देन 10% उस पेशेंट का वेट का जो तो लॉस होना शुरू होता है। इसलिए एड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लिम डिसीज, इसको स्लिम भी कहा जाता है। देन फोर्थ एंड द लास्ट जो कि एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन है, जिसमें बहुत ज्यादा वायरल लोड बढ़ गया, T4 सेल्स कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाते हैं, अब फाइट करने वाला कुछ नहीं है, अब पर्सन ये पेशेंट बन जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये अब हर इन्फेक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां डेवलप होना शुरू होती है इस पेशेंट के बॉडी में, जैसे कि ये पेशेंट में सफर फ्रॉम द निमोनिया। हमने ऑलरेडी देख चुके हमारे डिसीज के इसी वीडियो के सीरीज में कि निमोनिया क्या है, कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे कि अल्विला या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो वायरस से हो सकता, बैक्टीरिया से हो सकता, फंगस से हो सकता, केमिकल से हो सकता, इंजुरी से हो सकता, बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर सिक्रीशन बढ़ते जाता, स्पूटम येलोइश ग्रीन का स्पूटम निकलना शुरू होता, कई सिम्टम्स हैं ये निमोनिया, इस पेशेंट को निमोनिया भी हो जाता। दूसरा यहां पर इसको ट्यूबरक्लोसिस, यानी बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आकर उसको इन्फेक्ट कर सकता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर स्पूटम में जब भी ये खांसना शुरू करता है तो यहां पर उसके साथ ब्लड आना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। ये भी एक मामूली सा बैक्टीरिया में आकर उसको इन्फेक्शन कर देता है। बाद में अनयूजुअल मैलिग्नेंसीज हमने ऑलरेडी देखे कि यहाँ पर कैपोसी सार्कोमा, एक स्किन कैंसर जिसके अंदर ब्लड वेसल की लीकिंग होती है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाग धब्बे दिखना शुरू होते हैं, ये पूरे बॉडी पर स्प्रेड होना शुरू होता, दिस कंडीशन इट इज द सार्कोमा, कैपोसिक का सार्कोमा कंडीशन एक्सेट्रा। कई इन्फेक्शन इसको होना, मलेरिया हो जाता है, इसको टाइफाइड हो जाता है, इसको बहुत सारे डिसीजेस देखने को मिल जाते हैं। दिस इज द एंड स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। देन एड्स रिलेटेड अवेयरनेस, अब लोगों में एड्स के बारे में अवेयरनेस कैसा किया गया, कैसा उसका जो तो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि द एवरी ईयर 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है, ये सिंस 1988 से ये हर 1 दिसंबर को मनाया जाता। इस दिन जो है तो रेड कलर का रिबन, ऐसा फोल्डेड फॉर्म में रिबन को यूज किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे पे, जो कि एक सिंबल होता है, यूनिवर्सल सिंबल है अवेयरनेस उन लोग को जो एड्स ये हेल्दी पर्सन है, और दूसरा एक तरह का सपोर्ट वो लोग जो ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड है। ये एक सिंबॉलिक है, इसे कहते हैं रेड रिबन, यूज्ड इन ऑन अ वर्ल्ड एड्स डे। देन इन इंडिया ऑल्सो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में इसको सेट किया गया था, उसके बाद उसको बेहतर करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स जनरेट किए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया गया सिंस 1992, जिसको अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्न करती है। तो ये जो नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, तो इनके कुछ एम्स है। पहला है एक टू प्रिवेंट द फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी
एचआईवी के जितने भी आज पेशेंट्स है वो कम होना, उससे बढ़ना नहीं, उनसे बढ़ने से, स्प्रेड होने से रोकना है। दूसरा, डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ एसोसिएटेड एचआईवी एसोसिएटेड इन्फेक्शन। मॉर्बिडिटी कहते हैं कि ऑलरेडी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ और उस डिसीज से वो सफर कर रहा है, और मॉर्टेलिटी कहते हैं कि इस एचआईवी के वजह से ये मरा। यानी एक तो इन्फेक्टेड लोग और मरने वालों की जो रेट है ये इसको डिक्रीज कराना है, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन का एम है। एंड फाइनली द लास्ट इज टू मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट फ्रॉम रिजल्टिंग फ्रॉम द एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से जो समाज पर और जो इकोनॉमिक लॉसेस हो गए, ये इसको रिड्यूस कराने का भी इनका एम होता है। देन एड्स रेफरेंस सेंटर। अब इंडिया के अंदर जैसे इंडिया में केसेस डेवलप हो गए तो इंडिया के अंदर भी रेफरेंस सेंटर्स को डेवलप कराएगा। 4 बड़े बड़े रेफरेंस सेंटर्स इंडिया के अंदर है, जैसे कि पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि लोकेटेड एट दिल्ली, जो कि खास एड्स रेफरेंस सेंटर है। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, लोकेटेड एट पुणे, महाराष्ट्र। Then the third, the Center of Advanced Research on Virology, which is located at Vellore. Then fourth and the last, National Institute of Communicable Diseases, which is located at New Delhi. ये 4 सेंटर्स है जो कि यहाँ पर रेफरेंस सेंटर कहलाते हैं। एड्स के रिसर्चेस और प्लानिंग्स यहाँ पर की जाती है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स। अब बात आती है हमको वायरस का आने के बाद काम करने का, इन्फेक्शन करने का, उसका एक्शन कैसा लेता है वो पता चल गया, सोर्सेस पता चल गए, ट्रांसमिशन होता कैसा है वो भी पता चल गया। अब बात आती है इससे बचने का। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज है जिसका कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो क्यूरिंग, नो ट्रीटमेंट। एक्चुअली नॉट क्यूरिंग, ट्रीटमेंट तो है लेकिन इसका कोई दवा से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है इससे बचना। प्रिवेंशन इज द बेस्ट चॉइस। तो प्रिवेंशन करने के लिए यहां पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। वो है, पहला है द पीपल ऑफ अ हाई रिस्क ग्रुप, जैसे कि ऐसे एज के लोग जो सेक्सुअल मल्टी पार्टनर में इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या डोनेट में या ट्रांसफ्यूजन में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, या ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, या फिर अनसेफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे एज ग्रुप को कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप। ऐसे लोगों को एजुकेट करना है कि एचआईवी ट्रांसमिट कैसे होता है, ये पहले इनको अवेयरनेस कराना है थ्रू दिस। जैसे कि आपके सिलेबस में एक वीडियो की मीडियम से हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि व्हाट इज द एचआईवी, व्हाट इज द एड्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज। ये होगा एक मोड ऑफ एजुकेशन का। दूसरा यहाँ पर यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस। पहले ऐसा होता था कि कांच के बने हुए इंजेक्शंस और परमानेंटली नीडल्स को इस्तेमाल, सुई को इस्तेमाल किया जाता था। इंजेक्शन देने के बाद उसको गर्म पानी में उबाला जाता था और वापस रीयूज किया जाता था। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, एड्स के बाद अवेयरनेस ये आया कि आपको ऐसे इंजेक्शन और ऐसे नीडल्स यूज नहीं करना। ऐसे यूज करो जिसको बस एक मरतबा यूज करे, फेंक देना है। यूज करना है डिस्पोजेबल, जिसको फेंका जा रहा है, और फेंकने के लिए भी आपको इस्तेमाल होती, इमीडिएटली उसको सेफ और सही जगह पर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, प्रॉपरली एंड इमीडिएटली। थर्ड है टू चेंज द सेक्सुअल हैबिट्स। सेक्सुअल हैबिट में चेंज करने का मीन्स दोज हु आर हैविंग द हैबिचुअल ऑफ हैविंग द मल्टी पार्टनर सेक्स, उन्होंने अपने सेक्सुअल हैबिट को चेंज करना है। दोज हु आर हैविंग द हैबिचुअल ऑफ अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, दे शुड यूज सम बैरियर्स for before having the sexual contact. So ये एक मेथड है। एंड थर्ड वन, फोर्थ वन इज नथिंग बट द हाई रिस्क ग्रुप्स जो है, जो कि ऑलरेडी हमने बताया से, जो एज के, जो जिनके अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड होने का ज्यादा चांसेस है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो ऐसे लोग ने ब्लड डोनेट करने से बचना चाहिए, डोनेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये इन्फेक्टेड है तो ब्लड डोनेट करने के बाद और स्प्रेड हो सकता है। देन फिफ्थ प्रिवेंटिव मेजर इज टू अवॉइड द शेयरिंग ऑफ ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर ब्लड लग सकता है। कंटेमिनेटेड पर्सन का ब्लड लोड हो सकता है, जैसे कि टूथब्रश,
गम ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, बाद में यूजिंग ऑफ द रेजर्स, शेविंग या कट की वजह से ब्लड उस पर ड्रॉपलेट लग सकते हैं, या दूसरे ऐसे आर्टिकल जिस पर ब्लड कंटेमिनेट हो सकता है, ये शेयरिंग नहीं करना चाहिए। देन सिक्स्थ प्रिवेंटिव मेजर इज द जब भी आपको किसी को अगर ब्लड की जरूरत है, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहते हैं, तो ट्रांसफ्यूज करने से पहले उस ब्लड का स्क्रीनिंग हुआ या नहीं, वो एचआईवी पेशेंट का ब्लड नहीं है, ये आपको कंफर्म करना है कि उसमें एचआईवी फ्री फ्रॉम एचआईवी वायरस ये लिखा हुआ उस पर होना चाहिए, तभी वो आप ब्लड आपको डोनेट या आपको रिसीव ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। एंड सेवन प्रिवेंटिव मेजर्स में आपका रूटीन स्क्रीनिंग होना चाहिए, बॉडी के अलग अलग रूटीन करना चाहिए, यानी चेकअप करना चाहिए इसे कहेंगे। जैसे कि अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जब आपका स्क्रीनिंग होना चाहिए, डोनेट करने से पहले आपका सैंपल चेक करना चाहिए। अगर आप कोई ऑर्गन डोनेट करने का डिसाइड कर रहे हैं तब आपके का भी बॉडी का स्क्रीनिंग होना चाहिए कि आपके बॉडी में एचआईवी वायरस लोड है या नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई सेमन डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके भी सेमन बैंक होते हैं, या फिर ग्रोथ हार्मोन्स अगर आप डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेट करने से पहले भी उस इंडिविजुअल का बॉडी स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट हेमोलाइसिस पर डिपेंडेंट है, या फीमेल इज अ प्रेग्नेंट, या कंटेम्पलेटिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है, तब ऐसे पेशेंट भी एक हाई रिस्क ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो इन लोग में भी स्क्रीनिंग, रूटीन स्क्रीनिंग करना चाहिए। देन द डायग्नोसिस। अब यहां पर आता है कि अगर किसी इंडिविजुअल में कुछ ऊपर के अलार्मिंग सिग्नल्स में से कुछ दिख रहा है, अगर आपको पता करना है कि ये कोई और बीमारी का है या एड्स का है, तो डायग्नोसिस का टेक्निक दो है। एक होता है फर्स्ट टेस्ट, जिसमें जनरली एचआईवी एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है, एंटीबॉडीज बने क्या इसके बॉडी में एचआईवी के। दूसरा टेस्ट होता है वो पहले टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कि ये जो टेस्ट पहले टेस्ट में इसको पॉजिटिव निकला, तो कंफर्म किया जाता है, क्योंकि ये काफी स्पेसिफिक होता है। और टेस्ट करने के लिए उस इंडिविजुअल का ब्लड सैंपल यूज किया जाएगा, या उसका यूरिन लिया किया जाता है, या उसका सलाइवा भी यूज किया जाता है चेक करने के लिए। और भी दूसरे सैंपल्स हैं। पहला जो टेस्ट है, दैट टेस्ट जो एंटीबॉडी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एलाइसा टेस्ट। इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्मेंट ऐसे टेस्ट कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक अलग अलग एंटीबॉडीज और लिंक्ड एंटीबॉडीज, और यहाँ पर एक बोरवेल की किट होती है जिसमें छोटे छोटे गड्ढे जैसे दिखते हैं, 96 ऐसे बोरवेल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर सैंपल को डाला जाएगा पेशेंट के। उसके बाद एंटीबॉडीज को डाला जाता, एंटीबॉडीज डालने के बाद फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डाला जाता। अगर उसमें वहाँ स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और वो एंजाइम लिंक्ड वहां डाला जाएगा, तो उसमें कलर चेंज होता है, यानी वो उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंट है, मैच हुआ है। तो जिसमें भी कलर चेंज हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी सब एक कलर के, लेकिन कुछ ही वेल्स में, बोरवेल्स में, माइक्रोटाइट्रेट वेल्स में कलर चेंज है। ये चेंज कलर का इंडिकेशन होता है कि ये एंटीजन है। ये एंटीजन मतलब हमने देखे कि वायरस के ऊपर, जैसे कि आप देखे, अब ये यहाँ पॉजिटिव अगर निकला, कलर चेंज हुआ, लेकिन कंफर्म करना है। कंफर्म क्या करना है कि कौन सा एंटीबॉडी, कौन सा एंटीजन आया, G41 है, 120 है, या P17 है, या P24 है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट कंफर्म कराता है कि वो पहला जो टेस्ट आया, ये वाला, ये पॉजिटिव इसने दिया, हो सकता है ये किसी और डिसीज का भी एंटीजन हो, इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए क्या ये फॉल्स है या ट्रू है, ये टेस्ट होती है जिसे कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज द हाईली स्पेसिफिक टेस्ट, ये टोटली बेस्ड है ऑन डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैप्सिड का एंटीबॉडी है, क्या फिर मैट्रिक्स का है, क्या फिर ये ऊपर का GP120 है, या ग्लाइकोप्रोटीन 41, कौन सा एंटीबॉडी एंटर करा और कौन सा एंटीजन एंटर करा और कौन सा एंटीबॉडी से रिएक्ट करने के बाद तैयार हुआ। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी को पता करने के लिए यह टेस्ट यूज किया जाता है। कौन सा है, एक तो वायरल कोर प्रोटीन का है, क्या एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखो ये एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन ये है, और ये वायरल कोर प्रोटीन ये है। तो कौन से एंटीजन का आने के बाद एंटीबॉडी बना, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना, उसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट को यूज किया जाता है, और ये उसका टेस्टिंग किट्स है। ये
आप दोनों टेस्ट के बारे में डिटेल आप यूट्यूब पर आप देखिए, बहुत सारे वीडियोस है एनिमेटेड फॉर्म में, ये टेस्ट का प्रोसीजर कैसा है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। देन द ट्रीटमेंट। अब ऑलरेडी हमने डिस्कस करे कि एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन यानी एड्स का कोई क्यूरिंग नहीं है, उसका ठीक से उसको क्योर किया ही नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मेडिकेशंस है जिसे कहते हैं मेडिसिन दे आर कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, जिसे यूज किया जाता है। ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो होते हैं, जनरली दिस ड्रग्स सिर्फ वायरस के लोड को रिड्यूस करते हैं, उस पेशेंट के लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। यानी जो पेशेंट के बॉडी में एचआईवी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन का रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो पेशेंट 1 साल या 5 साल में मरने वाला है, वो हो सकता है वो 10 साल तक जी लेगा या 10 साल के बाद लेकिन मरेगा। ये यहाँ पर पेशेंट लोड को, पेशेंट के लाइफ को प्रोलॉन्ग करने वाला है। तो कौन से ड्रग्स यहाँ यूज किए जाते हैं? ये ड्रग्स को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, आर्ट, जिसमें यूज किया जाता है टिनोफोविर, पहला ड्रग, दिस वन इज टिनोफोविर। देन नेक्स्ट इज द एफावायरेंस, ये भी यूज किया जाता है, एंड लेमिवुडिन, ये भी यूज किया जाता है। और बहुत सारे ड्रग्स है जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन याद रखना ये क्यूरिंग नहीं कराते हैं। ये ड्रग्स सिर्फ उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं और वायरस के लोड को कम करते हैं। यानी जो T4 CD4 सेल्स का जो मरने का रेशियो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो मल्टीप्लीकाई कर रिमीन थोड़ा सा उसका डेवलप होना शुरू होता है। ये है एड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्स। Thank you for watching the video. Please subscribe the channel, press the bell icon. Thank you very much.